Can you start? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu alayhi wasallam. Respected presenter, ICAP students and ICAP team, Assalamu alaikum. I welcome you all in exam focused revision sessions August 2023. Today we are conducting a fifth and final session on CAF 3, Cost and Management Accounting. The timing of today's session would be from 2 p.m. to 5:30 p.m. with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar, Quetta and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comments section. The material being used today will be available through a link in comments section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. Students, we are lucky enough that we have Mr. Atif Abadi with us for this session. Sayyid Atif Hassan Abadi is a phenomenal individual known for his compassionate and benevolent attitude towards CA students. He has more than 16 years of teaching experience in the areas of corporate and business law, auditing and assurance, business management, and other related areas. He has written dozens of books for CA students. His dedication and deliberation have really made CA easy. He is already known to most of you. Please welcome Mr. Atif Abadi. अस्सलामु अलैकुम। आज सरप्राइजिंग हैरत हुई लोगों को सामने देख के, क्योंकि मेरा ख्याल था, मैंने कहा पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच है, लास्ट डे है, आप लोग कहेंगे चलो घर बैठ के फेसबुक से देख लेंगे, सर अगर सवाल स्लो करा रहे होंगे तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे और आगे क्लिक कर करके, जैसे ना पहले स्टेप पे टीचर चलो ठीक है, 7वें स्टेप तक जो है ना 20 मिनट आगे पे क्लिक करें तो 7वें स्टेप पे होंगे और उसके बाद फिर हम कह देते हैं कि लो जी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो वाकई एक सरप्राइजिंग हैरत हुई। आज आप लोग मूड में थे तो हमारी तरफ से थोड़ा सा वो टेक्निकल डिले था, तो अल्लाह करे अल्लाह आपको ऐसे ही जो है ना वो जोश व खरोश कायम रखे। मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने व्हाट्सएप को एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनाया था कि हम अपने सेशन को थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। हमने पहले सोचा था पहले 2 सेशन में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट सेशन में अप्रोच, डिस्कशन और इस तरह से। तो फिर ये सोचा कि वो पेपर की अप्रोच और वो सारी बातें अभी कर ली जाएँ और सवाल जवाब अभी ले लिए जाएँ, ताकि एक दफ़ा जब पेपर शुरू करें तो जब तक ये हमें बिल्कुल यहाँ से निकाल ना दें तब तक हम जितने सवाल कर सकें हम वो कर सकें। तो यानी एक ब्रेक करें और ये पहली पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच और ओवरऑल इसको देखें, इसी में सवाल जवाब ले लें और फिर उसके बाद ब्रेक के बाद एक दफ़ा बस बैठें और लिखते चले जाएं। तो आज जो है वो बल्कि जब लिखने बैठेंगे तो जो मेज़ की तश्कील इस तरह से है कि यहीं पे ही मेज़ है, तो आप ही के दरमियान बैठ के मैं सवाल कर रहा हूँगा तो ऐसा लगेगा। और इस कमरे से वैसी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, यहीं तकरीबन इस कुर्सी पर बैठ के कॉर्पोरेट लॉ का पेपर पास किया था। हमारा ये सेंटर बना था आईकैप और यहीं पे ही हमारा एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो मतलब सिलेक्टेड से उन्होंने गैप से कुछ वो बैठाए हुए थे, तो उसी तरह की फीलिंग दोबारा आएगी, स्टूडेंट बन के बैठ के लिख के टाइम मैनेजमेंट और वो सारा कुछ, और सामने एक एनालॉग घड़ी भी नहीं होगी। बस ठीक है, सही है, फिर हम डिजिटल घड़ी के साथ चलेंगे। चलें ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलते हैं। पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच ये बड़ी ज़रूरी है। होता ये है कि हम लोग जो है ये इसे साइड पे नीचे कर देते हैं, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर इन बातों का ध्यान ही नहीं करते। बस हमें पेपर करने का शौक़ होता है, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरह से ज़रूरी हैं, क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा। तो आज छोटी छोटी सी बहुत सारी एडवाइसेस हैं, पेपर से पहले क्या करना है, रीडिंग टाइम में क्या करना है, पेपर के दौरान क्या करना है। फिर अगेन हम लोगों ने अभी अपने क्या कवरेज की, चीज़ों को किस तरह से लेके चले, फिर सवाल जवाब भी इसी सेशन में ले लेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम।
और आपको पता है कि डे के स्टार्ट में उसने एक दफ़ा तो थोड़ी सी शरारत करनी होती है डिवाइस ने। कोई बात नहीं, हमारे पास इसका यूनिवर्सल टोटका है। ये हर दिन एक दफ़ा ऐसे जो है ना सबक सिखाते हैं, फिर ये मान जाता है। पता लगे जूम मीटिंग एंड हो जाए। डन। पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच में किन चीज़ों को देखना है, बिफोर द पेपर क्या करना है। आईकेप में आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने से पहले क्या करना है। अभी सेशन एंड पे हम देखेंगे कि अब ये इस एक महीने में पेपर तक क्या करना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन पेपर से एक दिन पहले की। -1 डे पे हमें क्या करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और डे ऑफ पेपर पे क्या करना है, किस तरह से करना है। एक की क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हर टॉपिक जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 8, 10, 12 पास पेपर के सवाल करते हैं, बीच में एक सवाल आपको ऐसा लगता है कि आप कहते हैं यार कमाल हो गया, इस सवाल ने तो कोई 80-90% कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वेरिएंस का एक सवाल जिसमें उन्होंने प्रोसेस भी टेस्ट किया हुआ है, सारे वेरिएंसेस भी निकलवाए हुए हैं, फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस भी हैं उसके अंदर, रिकन्सिलिएशन भी बनवाई हुई है। तो समटाइम ऐसा सवाल होता है जिससे टॉपिक का एक मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। हर टॉपिक में आइडियली एक की क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना है आपने आने वाले महीने में। प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब एक टॉपिक को प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जिस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस वक्त उस टॉपिक की सारी गहराइयाँ पता होती हैं, लेकिन पेपर से एक दिन पहले वो सारी गहराइयाँ जहन में नहीं आ रही होती। तो उस टाइम पे कुछ टॉपिक्स को, कुछ सवालों को मार्क करके रख लें। आइडियली एक सवाल, लेकिन अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो फिर 2 सवाल भी हो सकते हैं। तो शायद आपके पास बाय द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी 10 से 12 सवाल मौजूद हो, कि 10 से 12 ऐसे सवाल हैं ये की क्वेश्चंस हैं। उन की क्वेश्चंस को फिर आपने करना है। ये जो आपकी की क्वेश्चंस हैं, पेपर से पिछले दिन बजाय इसके कि आप कोई हर टॉपिक के 5-5 सवाल करना शुरू हो जाएं, हर टॉपिक के सवाल देखें, जवाब देखें, हर टॉपिक की थ्योरी को रटा मारने की कोशिश कर रहे हो, पेपर से पिछले दिन रिलैक्स रहना है। आपने सवाल करने हैं वो वाले 10-12 सवाल जो आपने मार्क करके रखे हुए थे कि की क्वेश्चन है, वो एक सवाल जैसे करने से 80-90% कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, ये वो सवाल होना चाहिए जो आपको आता भी हो, जो आप कर भी सकते हो। पेपर से पिछले दिन अगर कॉन्फिडेंस आउट हो गया ना तो फिर तब हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि पेपर में तो हमेशा अनदेखा सवाल आएगा, अजीब सा सवाल आएगा, लेकिन आपको उन फॉर्मेट से ज़रा गो थ्रू होना है। तो वो सवाल जो आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं उस तरह के की क्वेश्चन आपने एक संभाल के रखा हुआ है। पेपर से पिछले दिन आपने प्रोसेस का एक लंबा सवाल किया, आपको आधा घंटा 35 मिनट लगे, यू आर गुड टू गो कि यस प्रोसेस की मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। चूँकि आप पेपर से पहले भी तैयारी तो करते आ रहे होंगे, पेपर से पिछले दिन आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो है अपना स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं। सवाल करें, जब ये सारे सवाल आप एक एक लिख के कर रहे होंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना है और काम रहना है। अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है? फुल इंटेग्रिटी के साथ। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट करते करते उस वक्त भी सोल्यूशन देख रहे हो, नहीं। अब इस वक्त सवाल वो हो जो आपने दर्जनों दफ़ा किया हुआ हो, कई दफ़ा आपके हाथ से गुजरा हो और आपको बड़ा अच्छा सवाल लगता हो। आपने वही सवाल करना है क्योंकि अब आपने हाथ प्रोसेस से गुजारना है, उस पैटर्न से गुजारना है, ना कि उस वक्त एक नई मुश्किल में आप नई मैथ में पढ़ जाएं और पेपर से पिछले दिन मायूस हो जाएं कि मुझे तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आती। राइट ऑल थिंग्स फुली, नो शॉर्ट लैंग्वेज। अब ये नहीं है कि आपके आज तो कम टाइम है जल्दी जल्दी शॉर्टकट में लिख लेते हो, नहीं, आज ही तो टाइम है, आपने पूरे दिन करना है क्या है, 10 सवाल करने हो, पेपरों वाला दिन चल रहा हो, आपकी आदत बनी हुई हो सुबह से लेकर रात तक पढ़ने की, तो 10 सवाल इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, या 12 सवाल। तो हर सवाल को फिर ईमानदारी से उसका पूरा मार्जिन दें, उसकी सारी वर्किंग नीट करके दिखाएं, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और बड़े खूबसूरत तरीके से उस सवाल को लेके चलें। तो कुछ की क्वेश्चंस डिफाइन करके रखे हो आपने। पेपर से -1 डे आपने वो की क्वेश्चंस करने, अगर 2 दिन पहले हैं तो आप पेपर से -2 डे और -1 डे पे भी उसको स्प्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आइडियली पेपर से पिछला दिन बहुत अच्छा है कि आपने कुछ की क्वेश्चंस उठाए हुए और आप सिर्फ उन की क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और की क्वेश्चंस को पूरे टिकेट्स के साथ कर रहे हैं। उसकी वर्किंग भी साफ़ है, उसकी लैंग्वेज भी साफ़ है, उसमें वर्किंग के रेफरेंसेज भी आ रहे हैं, उसमें जुमले भी पूरे आ रहे हैं। आपने उधर शॉर्टकट नहीं लगाना। प्रॉपर स्लीप लेनी है लास्ट नाइट। बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है, बड़ी मुश्किल सी बात है, अजीब सी बात है, लेकिन आपने नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। पेपर से पिछली रात नींद नहीं आती, एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस, लेकिन हो भी कुछ नहीं सकता, लेट जाना है, आंखें बंद कर लेनी है।
आप कहेंगे सर हम आंखें बंद करते हैं नींद नहीं आती, 100 दफ़ा अल्हम्द पढ़ लेनी है, 100 की गिनती बाद में ख़त्म होगी, नींद पहले आ जाएगी। ना भी आई तो कम से कम बरकत इतनी ऐड हो जानी है 100 दफ़ा अल्हम्द पढ़ने की, पता लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके और 100 दफ़ा पूरे कर लें। अल्हम्द मैं पूरा सूरह फातिहा का जिक्र कर रहा हूँ, कंप्लीट आपने जो है ना, तो उससे ये होगा कि रूहानी तौर पे भी आप मजबूत हो जाएंगे और जहनी तौर पे भी ना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा असर होता है कुरान में, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता सुकून दे देता है। और ये वाकई चैलेंज है कि आपका 100 दफ़ा गिनती पूरी नहीं होगी, आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि वो जो आपके दिमाग में कचरा इकट्ठा हुआ हुआ है, जिस्म थका हुआ है, पेपर दे दे के आप शलू हुए हुए हैं, आप उलझन में हैं, लेकिन वो दिमाग फंसा हुआ है जिस वजह से नींद नहीं आ रही। तो दिमाग में जब इस तरह से ये चीज़ आप पढ़ रहे होंगे, आंखें बंद हुई हुई होंगी, ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। पेपर से पहले नींद लाजमी लेनी है, ये पेपर की रात जागने वाली हरगिज़ नहीं है। पेपर वाले दिन फुल एनर्जी से अटैक करना है, सुबह के वक्त आपको फुल फ्रेश होना है, जिसके लिए रात की एक अच्छी नींद ज़रूरी है। हाँ, अगर कम हो गई तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये समझ आता है कि स्ट्रेस के दिनों में आपको 12 बजे नींद नहीं आ रही, 11 बजे नींद नहीं आ रही, 1 बजे आ गई, 2 बजे आ गई, ओके फेयर इनफ, थोड़ी कम नींद हो जाए ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पूरी रात जो है ना बार बार उठ के अचानक से टारगेट कॉस्टिंग का सवाल करना शुरू कर दें, अचानक से प्रोसेस को दुआ देखना शुरू कर दें, वो थ्योरी दिमाग से निकल गई फलाना, ये वाला काम नहीं करना। अगर आप 6 महीने में भी कुछ नहीं कर सके ना, तो उस आखिरी रात आप जितना मर्जी पढ़ लें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन उस आखिरी रात पढ़ने से आप अपना स्टेमिना ज़रूर लूज़ कर देंगे, आपका पेपर ख़राब हो सकता है। पिछली रात में नींद प्रॉपर लेनी है, एक अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाना है। पेपर वाले दिन टाइम बचाने का हरगिज़ ये तरीका नहीं है कि मैंने उस दिन नाश्ता नहीं करना। नाश्ते ने एनर्जी देनी है। पेपर में आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता, आपके हार्मोन्स जो है वो सही काम तब कर रहे होते हैं जब उनको प्रॉपर एनर्जी मिली होती है, न्यूट्रिशन मिली होती है। तो अगर आपकी आदत है डेली सुबह उठ के नाश्ता करने की, तो पेपर वाले दिन नाश्ता स्किप नहीं करना। आपने प्रॉपर नाश्ता लेना है, इजी होके, रिलैक्स होके और अच्छी तरह से उस एनर्जी को कंज्यूम करना है जो कि आपने आगे एम्पेयर करनी है फिर अपने एग्ज़ाम स्क्रिप्ट पे। कैलकुलेटर भूलना नहीं है। अगर आपको मेरी बात, मेरे जुमले याद रह जाएं पेपर वाले दिन भी, तो ख़ास तौर पे बाहर निकलने से पहले एक दफ़ा चेक करना है कि कैलकुलेटर मेरे पास है या नहीं है। बहुत सारे लोग एन न्यूमेरिकल के दिन कैलकुलेटर भूल जाते हैं, फिर पेपर में दूसरे दोस्तों से मांगते फिर रहे होते हैं और फिर पूरा पेपर बहुत आवाज़ार हो जाता है। और कॉस्ट में तो कैलकुलेटर के बगैर सर्वाइवल ही नहीं है। तो इसलिए कैलकुलेटर जो है वो ले जाना नहीं भूलना, ये ख़ास तौर पे याद रखना है। आप लोगों को अपने अपने अलग अलग तरह के वाक़े याद आ रहे हैं, लगता है चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं या अपने दोस्तों के वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्ज़ाम सेंटर 20 से 25 मिनट पहले पहुँचें। तो आज मैंने ना सारी इम्पॉसिबल बातें इकट्ठी की हुई हैं। रात की नींद अच्छी लेनी है, सुबह नाश्ता करना है। भाई आप जब एक जंग लड़ने जा रहे हैं अपनी तरफ से, तो चीज़ें तो पूरी रखें। आप घबरा के जंग तो ना लड़ें, इजी होके, रिलैक्स होके। आपने पेपर से पिछले दिन 10 सवाल करने हैं, एम्पल टाइम है आपके पास। रात नींद भी अच्छे टाइम पे आ सकती है, सुबह उठ भी अच्छे टाइम से सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं। रादर देन कि आप पूरा मैथमेटिकली लीड टाइम निकालें कि मेरे घर से पाईकैप के हॉल तक इतना टाइम लगता है, रास्ते में इतने सिग्नल हैं, उस पर औसतन एक सिग्नल इतनी देर रुकता है। आपने मिनिमम लीड टाइम नहीं, मैक्सिमम लीड टाइम ध्यान में रखना है। आइडियली पेपर से आप 20 से 25 मिनट पहले पहुँच जाएँ, बहुत अच्छी बात है। वरना लोग क्या करते हैं, भागे भागे एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं, लेट हो गए होते हैं, रास्ते में 5-6 मिनट लेट हो गए होते हैं, जल्दी से बाहर देखते हैं, बाहर लिस्टें लगी होती हैं, जल्दी में नज़र भी नहीं आता, बंदा कहता है अंदर जाऊंगा खुद ही ढूंढ लूँगा, जहाँ सीरियल नंबर लगे हुए होंगे। आप जाते हैं, एक हॉल में जाते हैं, वहाँ आपका वो नहीं मिलता, दूसरे हॉल में जाते हैं, आपका रोल नंबर नहीं मिलता, फिर दोबारा वापस बाहर निकलते हैं, उस पर्ची को देखते हैं, समझ आता है कि हॉल नंबर डी था, फिर आप हॉल डी में जाते हैं, फिर अपनी सीट ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं, तो आप देखते हैं सबके हाथ में कागज़ है, सब पढ़ी जा रहे हैं, आप टाइम को देखते हैं 11 मिनट गुजर गए, आपकी हालत ख़राब हुई हुई है और आपसे आप गेम ओवर हो चुकी है। मैक्सिमम गेम यही ओवर हो गई। अगर आपने स्टार्ट इतना गंदा कर दिया है ना, अब ये पेपर काबू नहीं आना। रादर देन आप एक अच्छे टाइम पे आते, बाहर से सुकून से लिस्ट में नाम पढ़ते, चलते चलते आराम से आते अंदर, उस जगह को आइडेंटिफाई करते, बैठते। हॉल टू हॉल वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है, लेकिन आइडियली आप अपनी जगह पे आते, अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे करते और अपनी मेज़ को थोड़ा सा आगे करते। पता नहीं, अगर आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है उस माहौल की, तो शायद आपको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी। क्योंकि जब तक आप पहुंचते हैं, आप तो सबसे आखिरी होते हैं वहाँ पहुंचने वाले। आगे वाले ने सीट पीछे की हुई होती है, पीछे वाले ने मेज़ आगे की हुई होती है। तो आपको इतनी सी जगह बैठने के लिए मिलती है जिसमें आप फिर फंस आके एक दफ़ा कुर्सी टेढ़ी करके अंदर घुसते हैं और मेज़ आपके सीने से टकरा रही होती है और आप जो है वो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं लिखूँगा कैसे। कुर्सी पीछे करने की कोशिश करें, पीछे वाले भाई ने बड़ा तगड़ा सा करके अपने हाथ मेज़ पर रखे हुए होते हैं और आगे वाले भाई भी बहुत ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर रहे होते। तो अगर अच्छे टाइम से पहुंच के अपने लिए एक डिसेंट क्वेश्चन, इसका ये मतलब नहीं कि आप वो करें जो आपके साथ होता है कि आगे वाले को भी दबा दें, पीछे वाले को भी दबा दें। एक डिसेंट क्वेश्चन अपने लिए निकालें,
स्पेस दें अपने हमसायों को भी, लेकिन आपको इजी टाइम मिले। ये चीज़ों पे कोई काम नहीं करता। आप प्रोसेस कॉस्टिंग की तैयारी करके गए हुए होंगे, ब्रेक इवन की तैयारी करके गए होंगे, लेकिन असल मसला ये है कि अगर हाथ टेढ़ा करके चल रहा है तो पेपर में आपने क्या परफॉर्म करना है। कमर दुख रही है तो पेपर में क्या परफॉर्म करना है। आप बैठे हुए ही अनकंफर्टेबल स्टाइल में है तो आपने 3.25 घंटे क्या अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। जैसे अभी इन्होंने कहा जी ये रोस्टम है, यहाँ पे लिखने का मार्जिन भी है, तो आप खड़े होके ज़रा जो है वो जो लिखने वाला काम है वो कर लें। तो मैंने कहा भाई मुझे लिखने के लिए कंफर्टेबल पोस्चर चाहिए, मुझे एक सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए जिसमें सामने स्क्रीन लेटी हुई हो और मैं उसके ऊपर तसल्ली से लिख रहा हूँ। व्हेन यू हैव टू डू राइटिंग, आपको अपना पोस्चर तो कंफर्टेबल रखना होगा। आई बिलीव कि मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो जहन में रखनी बड़ी ज़रूरी हैं। तो आपको वेल बिफोर टाइम सीटेड होना है। आइडियली अगर आप रीडिंग टाइम से पहले ग्लास ऑफ वाटर पी लेना, वो होए, पानी तो ह्यूमन एलिमेंट है ना, ज़िंदगी चलती पानी से, जादुई असरात हैं। पेपर से इमीडिएट पहले एक गिलास पानी, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा आप में एक अलग एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपके जिस्म की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पानी पूरी करता है। अभी पानी पूरी मतलब पानी पूरी करता है तो पता लगेगा कि आपके यहाँ सर ने कह दिया था कि जिस्म की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पानी पूरी है। अब पानी पूरी तो मतलब वो तो पानी पूरी करता है। तो पानी पिएं सुकून से, इजी होके बैठें सीट पे, दुआएं पढ़ें, आपको पेपर मिल जाएगा। अब जब पेपर मिल जाएगा तो अब वहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम आगे जाएंगे, बट आइडियली यू शुड हैव एन एनालॉग वॉच ऑन अ सेफर साइड। एनालॉग वॉच एहतियातन साथ लेके जाएं। आईकेप ने बहुत सफिशिएंट अरेंजमेंट किए हुए होते हैं। आप जब जाते हैं तो जगह जगह घड़ियाँ लगी हुई होती हैं। ज़्यादातर एनालॉग घड़ियाँ होती हैं, डिजिटल घड़ियाँ नहीं होती। एनालॉग घड़ी बड़ी अच्छी होती है कि आप देखते हैं अभी सुई 7 पे, जब सुई 11 तक आएगी ना तो मेरे सवाल हो जाना चाहिए। जो डिजिटल घड़ी है ना, इसके मिनट्स भाग रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता, पकड़ में ही नहीं आ रहे होते। तो एनालॉग घड़ी में ना आप देख सकते हैं कि मैंने इतना टाइम गुजार लिया, इतना टाइम गुजार लिया। तो आइडियली ये एक इस तरह की सुइयों वाली घड़ी हो और एहतियातन आप अपने पास अपने साथ लेके गए हो। अगर पेपर में आपको लेफ्ट राइट इस तरह से ना मिले, जैसे ही मैंने लिखा और मैं अपने साथ एनालॉग घड़ी नहीं लेके आया, ठीक है, वो एजम्पशन लेते हुए कि उस कमरे में एनालॉग मतलब उधर भी डिजिटल घड़ी है, तो अगर एनालॉग घड़ी मेरे पास नहीं है तो फिर क्या होगा? मैं परेशान हो जाऊंगा? नहीं, मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं और उन्होंने फ़ौरन से सपोर्ट का दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारी घड़ी जो है वो मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि एनालॉग घड़ी जो है ना, ये बड़ी अच्छी होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए। साथ लेके जाएं, अल्लाह करे आपको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो हॉल में लगी हुई घड़ी होती है वो सबसे अच्छी होती है। दूर से बड़ी घड़ी नज़र आ रही होती है, बार बार घड़ी को उठा के देखने से बेहतर है कि करते करते उसे देखा, अच्छा इतना टाइम हुआ, करते करते फिर उसे देखा, और उस दिन घड़ी कम से कम 225 दफ़ा देखी जाती है, और उस दिन वो घड़ी टाइम की रफ्तार से दुगनी भाग रही होती है। जितना टाइम हमारे लेक्चर में चलता है ना, जितना स्लो, उससे कोई 25 गुना तेज़ उस दिन टाइम चल रहा होता है। तो एनालॉग वॉच, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन आप भी तो बच्चे ही हैं ना। हम एवं आपको बड़े बच्चे काउंट करना शुरू हो गए। आप छोटे से बच्चे, आपको बताए जाने की ज़रूरत थी, बेटा नींद पूरी करनी है, नाश्ता लेना है, घड़ी लेके जानी है। जब टीचर्स ने आपको सिर्फ पढ़ाना शुरू कर दिया और सोचा कि बाकी काम ये प्रोफेशनल्स खुद कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो मैं आज आपको प्रोफेशनल नहीं, एक बच्चा मानूंगा। ये छोटी छोटी बच्चों वाली बातें हमने फॉलो करनी है। अब क्या होगा? अब आएगा रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि व्हाट टू डू इन रीडिंग टाइम। अलग अलग अप्रोच हैं। कुछ कहते हैं बस एक सवाल उठा के तसल्ली से पढ़ के उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दो, जैसे ही पेपर आए उसको करना शुरू कर दो। एक अप्रोच ये है कि जल्दी जल्दी से सारे सवाल देख लो और फिर किसी एक सवाल को पढ़ना शुरू कर दो। एक अप्रोच, सारे सवालों को देखो और सोचो, उनसे पूछो कि कितनी देर बाद उठ के मैं जा सकता हूँ। तो देखते समझ आ गया कि ये तो मेरी गेम है ही नहीं। अलग अलग अप्रोचेज हैं, बट आई बिलीव के रीडिंग टाइम इज़ प्लानिंग टाइम। क्या ज़रूरत है रीडिंग टाइम की? आईकेप कह दे पेपर 3.25 घंटे का है, आपको पहले ही स्टेप में आंसर स्क्रिप्ट भी दे दे। वो जानते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, यहाँ लोगों को एक दफ़ा क्वेश्चन पेपर देख के थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। एक दफ़ा उनको टाइम मिलना चाहिए कि वो देख सकें कि इसमें क्या है, किस तरह से। तो रीडिंग टाइम इज़ बेसिकली प्लानिंग टाइम। स्किम करें पेपर क्विकली, आइडिया लगाएं कि टोटल क्वेश्चंस कौन से हैं और रेलेवेंट टॉपिक्स कौन से हैं। आज जब हम पेपर कर रहे होंगे ना, तो मैं ये वाली एक्टिविटी आपको करके दिखाऊंगा कि पेपर के ऊपर आपने देखते जाना है कि कौन कौन से टॉपिक आए हैं, कितने टॉपिक्स आए हैं, आपके पसंदीदा टॉपिक आए हैं या नहीं आए, और कितने ओवरऑल कितने सवाल हैं। थ्योरी का कोई सवाल तो नहीं आया हुआ, और जो सवाल हैं उसमें आपके पसंदीदा और आपके कम पसंदीदा टॉपिक्स में से, नापसंदीदा तो नहीं कहूँगा, कम पसंदीदा टॉपिक में से कौन कौन से आए हैं। पैनिक नहीं होना सीइंग बिग लॉजिकल क्वेश्चन।
अचानक से एक सवाल नज़र आएगा, पूरे समय फैला होगा और पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, नंबर भी होंगे 18-20। उस वक्त एकदम से कॉन्फिडेंस ऐसा डाउट होता है कि आपको उसके अलावा 80 नंबर का पेपर भी आता हो ना, आप रुल जाते हैं। वो बात याद है, 3 अच्छे सवाल किए थे उन बच्चों ने, जिस पेपर में 55% बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ 3 सवालों में वो 55% से ऊपर गई है परसेंटेज। इसका मतलब उन सारे बच्चों का औसतन 3 सवाल सही अटैम्प्ट हुए थे और बाकी दरमियाने अटैम्प्ट हुए थे। उसी पेपर में एक सवाल की 1% प्रोबेबिलिटी भी थी। थ्योरी का सवाल आई कि आपने पूछ लिया था एमी वेरिएंस में से, तो बच्चों ने कहा लो ये तो गंदी बात है, ऐसे थोड़ी होता है, हम तो करके प्रैक्टिस करके आए न्यूमेरिकल, लॉजिकली समझ के आए भी नहीं थे। तो वहाँ से मुझे ये समझ आ गया कि आई कैप में जो मेरे स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 1% रह गई है। भाई जो 1% पास होंगे मेरे स्टूडेंट होंगे, लॉजिकल स्टूडेंट होंगे, अच्छे वाले स्टूडेंट होंगे, तो अब इस परसेंटेज को बढ़ाना है। तो अब इस पेपर में जब लॉजिकल सवाल आएगा तो जितने % बच्चे पास होंगे मैं समझ जाऊँगा कि हाँ मेरी परसेंटेज जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना शुरू हो गई है। तो खैर कहने का मतलब है कि लॉजिकल सवाल से घबराना नहीं है। आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि वो पेपर जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हैं, हमने कितने अटेम्प्ट्स के एनालिसिस देखे, 55% तो तकरीबन हाईएस्ट ही है। तो 55% जब बच्चे पास हो रहे हैं तो वो 9 में से 3 सवाल अच्छे करके पास हो रहे हैं। तो 9 में से अगर 2 सवाल बहुत ही अजीब से हैं तो क्या हुआ, 1-2 नंबर तो फिर भी बंदा उसको टक्कर मार के उसमें से निकाल ही लेता है। देन सबसे पहले आपने स्किम किया, 1-2 मिनट में देखा अरे ये सवाल अरे प्रोसेस वाला लग रहा है, प्रोसेस आ गया बस ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक जगह पे ओवरहेड्स दिए हुए, अच्छा हाँ चलो ये वाला सवाल आ गया, वो सवाल आ गया, उसको देखा। फिर आपने हर सवाल को थोड़ा सा ज़्यादा डीप डाउन देखना है और अंडरलाइन कर लेना है रिक्वायरमेंट। एक सवाल अपेरेंटली देखती लगा प्रोसेस का, आपने कहा प्रोसेस तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब जब स्किमिंग के बाद दोबारा आके इसको देखेंगे, रिक्वायरमेंट देखेंगे और हल्का हल्का सा देखेंगे कि FIFO तो नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, फलाना तो नहीं लिखा नज़र आ रहा, तो उस वक्त थोड़ा सा और अंदाज़ा हो जाएगा कि है तो मेरा फेवरेट एरिया लेकिन सवाल तगड़ा है। अभी जो सेकंड नज़र डाली है ना, इसमें आपने देखना है कि सवाल आपको कितना गहरा लग रहा है और आपने रिक्वायरमेंट्स को अंडरलाइन कर लेना है कि रिक्वायरमेंट में तो कोई अजीब सी बात लिखी, सवाल देखा देखा लग रहा है, रिक्वायरमेंट बहुत अजीब सी आ गई, तो शायद फिर ये सवाल भी बहुत अच्छा नहीं है। ये सारा करने के बाद आपने अपना प्लान कर लेना है, पेपर सीक्वेंस और टाइमलाइन। आप कह देंगे कि हाँ भाई ये सवाल है मेरे, तो ये मेरा पहला सवाल है, ये मेरा दूसरा सवाल होगा, ये तीसरा सवाल होगा, ये चौथा सवाल होगा। एक लेड पेंसिल साथ हो बारीक सी तो बहुत अच्छी बात है। पेपर के ऊपर लिखना बाकायदा अलाउड नहीं होता और उनको लगता है कि ये नकल करवाने की एक अटैम्प्ट है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर छोटे से करके नंबर गुलदारे बना के लिख दें या इस तरह से करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो पकड़ेंगे भी तो उन्हें समझ आ जाएगा कि बच्चा अपने थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर रहा है, ये किसी को नकल करवाने के लिए 2, 3 या इस तरह के डिजिट्स नहीं लिख रहा। इस टाइम पे आप प्लान कर लें, आपने पहला सवाल कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है। आइडियली जो सबसे अच्छा आते हैं वो सबसे शुरू में होने चाहिए, इसलिए कि वो हो भी अच्छे टाइम से जाएंगे और इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। जो बिल्कुल ही अजीब से अनदेखे से सवाल हैं सबसे एंड पे फेंक दें। ये अगेन ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, मैं सिर्फ उसको सेकंड कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन चॉइसेस वो करने और रेलिवेंट मार्कर आपने रेलिवेंट नंबर जो है उस सवाल का आपने लेड पेंसिल से लेफ्ट पे लिख देना है। एस्टिमेटेड स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम लिख देना है लेड पेंसिल के साथ। एस्टिमेटेड स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम सवाल के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिख दें कि मेरा सवाल इस वक्त स्टार्ट होना चाहिए और इस वक्त ख़त्म होना चाहिए। अब ये इतनी सीधी बात नहीं है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस सवाल पे कितने मिनट्स देने चाहिए। एक बहुत ही थका हुआ सा फार्मूला होता है 1.8 का, बड़ा मैथमेटिकल सा फार्मूला है कि पेपर में 180 मिनट होते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है, तो जितने नंबर का सवाल उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली यू विल अराइव एट दोज मिनट जो आपको सवाल को देने चाहिए। तो पता लगता है एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, आप उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और टाइम उसको उतना दे नहीं पाते, तो आप 3-4 एक्स्ट्रा नंबर ले सकते थे, लेकिन चूंकि आपका कैलकुलेटर बता रहा है कि भाई तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, आप आगे चल पड़ते हैं। और आपने 10 नंबर के एक सवाल को 18 मिनट दे दिए होते हैं जो सबसे एंड पे है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। उन 18 मिनट में बैठ के सोच रहे होते हैं कि काश ये 18 मिनट मेरे 6 सवालों पे स्प्रेड हो गए होते, मैं हर सवाल को निखार देता आखिरी 3-3, 4-4 मिनट में। तो ये वाला काम नहीं करना। ये 1.8 वाला फार्मूला अजीब सा है, आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। अब अगर मैं एक फार्मूले को अजीब सा कह रहा हूँ और मैं कोई और फार्मूला दे रहा हूँ तो लोग उसको भी अजीब कह सकते हैं। तो ये आपकी अपनी जजमेंट है। मैं अगर मोटी मोटी बात करूँ तो वो जो वेल नोन और गुड मार्क्स क्वेश्चन हैं, गुड मार्क्स गिविंग क्वेश्चन है, उनको 2.5 मिनट्स पर मार्क दिए जा सकते हैं। आप उसके लिए स्ट्रेच कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। चूँकि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको सिरे से नहीं आते होंगे, तो जो आते हैं 20 नंबर का प्रोसेस का सवाल अब इस दफ़ा आया हुआ था। अब वो एक ऐसा सवाल होता है जिसमें से 80 to 90% नंबर हर बंदा ले सकता है अगर उसको टाइम दिया जाए।
फिर आपका वो ओवरहेड्स का सवाल होता है, ओवरहेड्स की एलोकेशन पे टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन वो आपको सुथरे पक्के पक्के नंबर दे रहा होता है, तो दे दें उसे टाइम, कोई बात नहीं है। कुछ अजीब अजीब से सवाल होंगे वो तो टक्कर मारते रहेंगे, आप आखिरी टाइम तक समझ भी नहीं आने वो। तो जो आ रहे हैं उनको तो उनका हक अदा करें ना, जो सवाल आपसे मोहब्बत कर रहा है उसको तो टाइम दें। सीम्स गुड क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे सकते हैं। एक होता है वेरी वेल नोन, आपको नजर आ रहा है बड़ा अच्छा सवाल था, मुझे आता है, मैं इसको करूंगा। कुछ सीम गुड्स होते हैं, देखते ही नजर आ रहा है कि हाँ मैं करने बैठूंगा ना तो हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये उतना परफेक्ट वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपको, लेकिन ये फील आ रही है कि हाँ ये टारगेट कॉस्टिंग है, इसमें थोड़ी सी लीनियर कर्व है, हाँ थोड़ा मैं कोशिश करूंगा ये हो जाएगा। जो आपको टू डू गुड अच्छा लग रहा है उसको 2 मिनट दे दें। एवरेज क्वेश्चन दरमियाने से सवाल है, आप कह रहे हैं ठीक है करके कुछ ना कुछ इसमें से निकाला जा सकता है, उसको दे दें 1.5 मिनट। और जो बिलो एवरेज क्वेश्चन है, जो बहुत ही थके हुए सवाल हैं, उसको 1 मिनट दे दें, बस बहुत है। 1 मिनट पर मार्क, तो 10 नंबर का मतलब है 10 मिनट से ज़्यादा मत दें। और ये जो मिनट्स जितने भी बचेंगे ये वो 2.5 और 2 के फार्मूले से ऊपर वाले सवालों को ज़रा ज़्यादा लोकेट हो जाएंगे, तो ये एवरेज को नीचे गिराएगा, ये एवरेज को ऊपर बढ़ाएगा। अल्टीमेटली आप दोबारा से 180 मिनट पे आ चुके होंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है अपर कैप और लोअर कैप। आप ये जो टाइम जब सेट करेंगे, आप ये कहेंगे कि जी हमारा ये स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम है, इसमें एक हार्ड अपर कैप भी ऐड कर देनी है। इसका क्या मतलब है? मैंने एक सवाल देखा, 20 नंबर का सवाल है, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 2.5 से, मुझे समझ आएगा 50 मिनट। मैं 50 मिनट इस सवाल को दे दूं तो भी मेरे पेपर की टाइमलाइन मुतासर नहीं होती। 20 नंबर अच्छे खासे नंबर होते हैं पेपर में। अब क्या पूरे 50 मिनट में मैंने इसे छोड़ देना है? असूलन यस। और जब मैंने 50 मिनट पे से लाजमी छोड़ देना है, तो फिर क्योंकि मैंने ऑलरेडी हायर से मल्टीप्लाई किया था, तो फिर मैं 50 मिनट नहीं रखूंगा, मैं 45 मिनट से इसका टारगेट रखूंगा। और मैं अब इसके एंडिंग टाइम पे 45 मिनट्स आगे का टाइम लिख के और उसके साथ प्लस कर दूंगा 5 मिनट्स। 5 मिनट मेरी अपर कैप है और 45 मिनट गुजरना मेरी लोअर कैप था। आइडियली मुझे अपने 45 मिनट में सवाल करना है, लेकिन सवाल के बिल्कुल एंड पे पहुंचे हुए हैं और असल मार्फत तो अब आई है, असल तो गिरें अब खुली हैं, डेडलाइन आ गई, इस वक्त ना भागें। आपको लग रहा है कि गिरें खुल गई हैं, आपके पास 5 इजाफी मिनट और 5 मिनट में करें, लेकिन ये 5 मिनट के बाद है हार्ड कैप। आप जैसे ही 5वें मिनट पे पहुंचे और जैसे ही सुई 12 पे आई और 5 मिनट पूरे हुए, तो आप एक लाइन के दरमियान में भी हैं तो छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि अब इस सवाल से अगर आपने खेलना शुरू कर दिया ना तो ये सवाल आपसे खेल जाएगा। कुछ डेडलाइन सेट कर लें, हार्ड और सॉफ्ट डेडलाइंस अपने ऊपर सेट करें। इसमें भी थोड़ा सा अगर मैं मैथमेटिकली फार्मूला बनाने की कोशिश कर सकूं, तो हमने 4 तरह के सवाल गए, वेल नोन एंड गुड मार्क्स गिविंग क्वेश्चन, सीम्स गुड क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन और बिलो एवरेज क्वेश्चन। मल्टीप्लायर हमने ये लगाया हुआ है, ये मल्टीप्लाई करके टोटल मिनट्स आ जाएंगे। जो 2.5 है ये आपकी अपर कैप आई है, इसमें से -5 कर दें, आपकी लोअर कैप आ जाएगी। जितना आपने 2.5 से मल्टीप्लाई करके टाइम निकाला उसे 5 मिनट कम कर लें तो आपकी लोअर कैप आ जाएगी। 5 मिनट या 3-4 मिनट व्हाट्सएवर जो आपको उस वक्त जजमेंट के बेस पे सही लग रहा है। सीम्स गुड में आपकी लोअर कैप है 2 से मल्टीप्लाई होके, लेकिन आप 5 मिनट आगे की तरफ का मार्जिन रख सकते हैं। 2.5 ज़रा ज़्यादा हायर साइड पे था, वो मैक्सिमम लिमिट है, उससे थोड़ा सा पीछे टारगेट सेट कर लें। जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है वो लोअर टारगेट सेट हो गया, लेकिन अगर सवाल अच्छा जा रहा हो तो उसमें 5 मिनट कह लें या 5% ऑफ द टाइम कह लें, उसका मार्जिन है। जो एवरेज क्वेश्चन है उसमें आपने ये अपर कैप की तरफ नहीं जाना है, एवरेज और बिलो एवरेज, इसमें जो मल्टीप्लायर है बस उस पर रहना है और उतना ही पक्के होकर रहना है जितना आप हार्ड कैप पे आके सवाल छोड़ के भाग जाता है। ये मैं जब सवाल कर रहे होंगे ना तो मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर इस तरह से लेड पेंसिल से ये आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये जो मैं अप्रोच कह रहा हूँ इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये बात समझ आई? ये गलत स्लाइड आ गई है। अब ड्यूरिंग पेपर क्या करना है? ड्यूरिंग पेपर वो सब करना है जो मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ। नंबर 1, टेक अजम्पशंस एंड मूव ऑन। जहाँ फंस गए अजम्पशन लें और निकलने वाली करें। आप अच्छी भली कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकल के दे रही वेरिएंस एनालिसिस में, वो नहीं निकलती तो उससे 4 वेरिएंस फंसे हुए हैं, लेकिन उस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी भी आपके पास है, रेट भी आपके पास है, वो जो रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट है वहाँ वेरिएंस भी डाल सकते हैं, उसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको वो फिगर नहीं मिल रही ना, बजाय इसके कि वो फिगर ना मिले और मैं सवाल को अधूरा छोड़ दूं, मैं उस फिगर को वहाँ पे मोटे डाटा में से कुछ ना कुछ 2 मल्टीप्लाई करके जो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा सामने लग रहा है बस मैं लिख दूं, हालांकि मुझे पता हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिख दूं, उस सवाल को कंप्लीट करके आगे जाने वाली करूँ। टेक अजम्पशंस एंड मूव ऑन, क्योंकि हर स्टेप के नंबर हैं और मिस्टेक एक दफ़ा काउंट होती है, सारे स्टेप्स पे काउंट नहीं होती। हम पहले दिन से ही बात बार कर रहे हैं, पहले दिन मैंने ये डी एंड पे ये वाली टिप्स दी थी, दोबारा से ये वाली बात कर रहा हूँ। सेकेंड, अवॉइड परफेक्शन।
पेपर में परफेक्शन से आपको किसी ने 21 तोपों की सलामी नहीं देनी। ऐसा नहीं है आप पेपर से बाहर निकलें तो लोग हार लेके खड़े हुए हों, ये लड़का प्रोसेस का पूरा सवाल टैली करके आया है, इसको तो हार पहनाना है। डोंट फॉल इन लव इन एनी क्वेश्चन, किसी सवाल से प्यार नहीं करना, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना किसी सवाल के साथ कि वो सवाल आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे। पता है ना क्या होता है, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। किसी सवाल के साथ इतना प्यार नहीं करना। हार्ड कैप जब आ जाए मीन्स ब्रेकअप, गोली मार दें, सवाल को गोली मार दें, कहीं ख़त्म, बस अब मेरी लिमिट आ गई है, बहुत हो गया है, ये जो आखिरी बात हुई है ना, बस अब ख़त्म, सवाल को गोली मार दी। ये सवाल की बात हो रही है, मुसलसल सवाल की बात हो रही है। लीव इट। मुझे लगा आपको मेरी बात नहीं समझ आई तो मैं कहूँगा आई सेड लीव इट। कहना तो मुझे गुस्से से चाहिए, लेकिन पेपर में आपको याद आना चाहिए। आप निकल रहे होंगे, सर ने कहा था लीव इट, हाँ लीव इट, अच्छा ओ आई सेड लीव इट, ओहो चलो आगे निकले। भाग जाएं, नहीं भागे ना रुल जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट इस पेपर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सवाल भी बहुत सारे होते हैं, आप इशू, ये छोटी सी टिप्स हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। एंड देन बी योर सेल्फ, डोंट कॉपी अदर्स। उस दिन इसका मतलब कुछ और था और आज पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच में इसका मतलब कुछ और है। बी योर सेल्फ, डोंट कॉपी अदर्स। किसी और को कॉपी नहीं करना। आपने पेपर उठाया, आपको प्रोसेस का सवाल नज़र आया, आपने शुरू किया। अब बंदा सवाल करते करते ज़रा सोच रहा होता है अच्छा क्या है इधर उधर। हर बच्चे को देखिए उसने पहला सफ़ा सामने पकड़ा हुआ है, आप तीसरे सफ़े का सवाल पकड़ के बैठे हुए हैं और लेफ्ट राइट हर बंदे के सामने पहला सफ़ा खोला हुआ है और सारे उसे देख रहे हैं, कह रहे हैं यार ये पहले सफ़े पे कौन सा सवाल है, सारे कर रहे हैं, ये कोई बड़ा ना मतलब मीठा सा सवाल है, ये सबका इधर ध्यान है। तो अब भाई वो बेचारों को और कोई सवाल समझ ही नहीं आ रहा, वो पेपर को देख के बस परेशान हो रहे हैं। आप खामखा उनको देख के सोचेंगे कि सवाल नंबर 1 में कोई ऐसी खास बात है जो मुझे नहीं समझ आ रही। सब ने सवाल 1 खोला हुआ है, मैं सवाल नंबर 3 खोल के बैठा हुआ हूँ। दूसरों को मत देखें, आप हैं, दूसरे हैं, उन्होंने अपनी तैयारी की हुई, आपने अपनी तैयारी की, उनकी अपनी अप्रोच, आपकी अपनी अप्रोच है। आपने पास करना, उन्होंने पता नहीं पास करना है या नहीं करना। दूसरों को कॉपी मत करें, दूसरों को देख के आवाज़ार नहीं होना, परेशान नहीं होना पेपर में। क्या बात समझ आ रही है? पेपर से पहले क्या करना है, रीडिंग टाइम कैसे स्पेंड करना है, पेपर के दौरान क्या करना है, अब उससे पीछे क्या करना है, अगले 1 महीने में क्या करना है। ऑब्वियसली रिवीजन करनी है। वीडियोज़ अब आपके पास मौजूद हैं, कोई भी टॉपिक आप करने बैठे हैं, आप 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो में हमने एक टॉपिक को तकरीबन तेज़ी से गो थ्रू किया है और बहुत सारे सवालों के ऊपर से भी गुजरे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम नहीं बीच में देख सके, कर नहीं सके, उसको हम फिर बाद में भी प्रैक्टिस मतलब बाद में उसकी वीडियोज़ आ रही होंगी, तो आपने प्रैक्टिस करते हुए इन सवालों को जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि वो सवाल इस तरतीब से थे कि स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। तो अगर हम देखें कि हमारे इस सेशन में पास्ट पेपर्स कौन से कवर हुए हैं या कौन से अगले सेशन मिला के प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिला के कवर हो रहे होंगे, मैंने पहले भी आपको दिखाए थे। डे 1 सेशन 1 में कुछ नहीं कवर हुआ था, डे 2 में हमने 2 सवाल कवर किए थे, सेशन 2 में, सेशन 3 में हमने बेसिस ऑफ सीएमए और ओवरहेड्स वगैरह में ये 8 के करीब सवाल किए थे, फिर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के 3 पास पेपर के, इनके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बहुत सारे किए थे, लेकिन ये पास पेपर के सवाल थे। ब्रेक इवन कितने किए थे, लेबर कितने किए थे, ये सारे हमने टोटल मिला के कुछ 6, और आज ये 9 सवाल हैं जिनमें से मैक्सिमम जितने हम कर सकेंगे, 1-2 अगर बच गए वो हम वीडियो के ऊपर कवर कर लेंगे। 66 क्वेश्चन इन टोटल हम लोगों ने इस रिवीजन सेशन में या डिटेल से देखे या दरमियाने देखे या सिर्फ ऊपर से देख के मैंने कहा वक्त कम है, ये मैं आपको वीडियो फॉर्म में दे दूंगा। काफ़ी होते हैं इतने, 150 सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं, 100 सवाल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ, मैं दोबारा आपको कहूँगा, रादर देन कि आप 50 सवाल करें नए, आप 10 सवाल 5-5 दफ़ा करें। अप्रोच पे हाथ सेट करना है, सवाल को पिक कैसे करना है, लिखना कैसे स्टार्ट करना है, इन चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता माइंड बनाना है, इनको समझना है कि ये क्या होंगी और किस तरह से होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे टीचर से कहते हैं सर हमें गैस बता दें, फलाना वो करते हैं। अब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में गैस क्या होना है, गिनती के देखें ना, पेपर में हमारे टॉपिक्स कितने हैं, अगर आप देखें तो आखिरी जो 2 सेगमेंट्स हैं सिलेबस के, उसमें 3 टॉपिक्स हैं भाई। प्रोसेस हो गया, वेरिएंस हो गया, टारगेट कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस में जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी कवर हो गए, 3 टॉपिक हो गए। सेकंड जोन में, थर्ड जोन में भी 3 टॉपिक हैं, डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पहले जोन में आए तो धक्के से 3-4 टॉपिक्स बनते हैं। प्रॉपर टॉपिक है ओवरहेड और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, बस। बाकी वैल्यूएशन, लेबर, ये चीज़ें हम खुद ही खुद धक्के से ऐड कर सकते हैं इसमें।
तो अगर इन धक्के वाले टॉपिक्स को भी मिला के देखें तो 10 टॉपिक्स हैं और रीसेंट पेपर में 9 सवाल आए हैं, कभी 8 आते हैं कभी 9 आते हैं, अब ये ट्रेंड चल रहा है। तो अगर 10 आपके सिलेबस के मोटे मोटे एरियाज़ हैं और उनमें से 8-9 पेपर में सवाल आते हैं तो गालिबन एग्जामिनर तकरीबन हर टॉपिक को हर अटेम्प्ट में टेस्ट कर सकता है या करने की कोशिश करता है। तो सिलेक्टिव स्टडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ये सोच ही नहीं सकते कि अच्छा मैं कुछ टॉपिक छोड़ दूंगा कुछ नहीं। अगर तो एक पॉपुलेशन है 10 की और उसने 9 का सैंपल उठाना है तो फिर क्या छोड़ेंगे आप? मार्जिन ही नहीं है आपके पास। ये किस्मत है कि उनके पास नंबर की एलोकेशन में कौन से टॉपिक का मार्जिन कम बनता है, आप नहीं चांस ले सकते। तो इसमें ये सोचना भी नहीं है कि मैं कोई टॉपिक छोड़ के चला जाऊँ। इवन वो इंटरव्यू वाले थके हुए से 2 टॉपिक, मतलब वो जो कॉस्ट फ्लो वाले हैं और जो समझें सर्विस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वगैरह है, उसके टोटल मिला के पिछले को समझें 25-30 अटैम्प्ट्स में मिला के मुश्किल से 5 सवाल है। और वो भी एंट्रियों वाले सवाल भी आखिरी दफ़ा 2011 के आसपास आए थे, फुल फ्लैज एंट्रियों वाले। अब तो वो चीज़ इतनी ऑब्सलीट हो गई है, लेकिन आईकेप कभी भी मूड में आ सकता है। तो इवन उन टॉपिक्स को भी आपने एक दफ़ा हल्का सा देखना है। और वो टॉपिक हमारा रहता है जो हमने यहाँ नहीं डिस्कस किया, उसकी अलग से आपको वीडियो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी, उसी गूगल ड्राइव के अंदर, उसी व्हाट्सएप के अंदर हम साथ साथ बताते भी रहेंगे। व्हाट्सएप में आप साथ साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो फिर अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या मुराद है, ये वो सवाल हैं जिनकी प्रैक्टिस करने से वो टॉपिक अच्छा कवर हो जाता है। तो आप कहेंगे सर फिर वो 66 सवाल जो आपने कराए थे उनका क्या बना? देखिए वो 66 सवाल में क्या था, एक कॉन्सेप्ट बेसिक दिया, आपको एक छोटा सवाल दे दिया, कॉन्सेप्ट और बढ़ाया, थोड़ा सा और भारी सवाल दे दिया, कॉन्सेप्ट फुल ऊपर गया, सबसे बड़ा वाला सवाल आ गया। तो मेरे वो 66 सवालों में अलग अलग रैंकिंग के सवाल हैं, कुछ बेस बनाने वाले हैं, कुछ अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, वो आपसे शेयर की जाएगी। सॉफ्ट कॉपी वहाँ ग्रुप में आ जाएगी, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए इजी होगा। हमने क्या किया है, सिलेबस को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया। पहले ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। उस ग्रिड के अंदर टॉपिक्स में डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल अब्सॉर्प्शन, ओवरहेड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेबर कॉस्टिंग, और ये 2 वो भाई जो बेचारे गरीब से हैं जिनकी बारी नहीं आ पाती। सेकंड में टारगेट कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, प्रोसेस, और जिसमें जर्नड एंड बाय प्रोडक्ट भी है। फिर इधर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ब्रेक इवन, और ये इस तरह से करके। अब इसमें कुछ इन टॉपिक्स का ब्रेकअप है। ये टोटल 65 क्वेश्चंस बनते हैं। ये 65 क्वेश्चंस वो हैं जो आपको, जैसे आप कहते हैं ना लास्ट मंथ में क्या करें, लास्ट मंथ में आप इनमें से किसी भी टॉपिक की एक दफ़ा वो वीडियो देख लें, ग्रिप हो गई, आपने जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर लिया। दीज आर द ओनली क्वेश्चन दैट शुड बी डन, और बस यही होने चाहिए और बार बार होने चाहिए। आप अपनी पसंद का कोई सवाल इसमें ऐड करना चाहें, कोई फालतू सवाल इसमें से माइनस करना चाहें, आपकी मर्जी। ये मेरी सजेशन है, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। ये 65 वो क्वेश्चंस हैं जिनसे उस टॉपिक की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। यानी एक टॉपिक के अंदर अगर मैं चाह रहा हूँ कि मिक्स का भी सवाल आ जाए, मिक्स यील्ड का भी, फलाना सवाल भी आ जाए, उस तरह की चीज़ भी हो जाए, उस तरह की चीज़ भी हो जाए, तो आइडियली मेरी ख्वाहिश यही है कि आप ये वाले सवाल अगर करेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा होगा। अब इस सवालों पर कुछ निशान लगे हुए हैं, कुछ राइट पे निशान लगे हुए हैं। जो राइट पे निशान लगे हुए हैं नीचे डिफाइन हुए हुए हैं, यानी कि ये जो डबल सितारा है ये सिर्फ एक ही सवाल पे आपको नजर आएगा। ये सवाल आपने प्रोसेस कॉस्टिंग करने के बाद करना है। इस पे नीचे मैंने सितारे को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वाला सवाल आप एकदम से करने बैठे पता लगे कि ये तो हो नहीं रहा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग की भी इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उससे पहले आपने नहीं करना है ये सवाल। फिर कुछ सवालों पर ये उल्टे उल्टे से एरो बने हुए हैं। इनका क्या मतलब है, ये 3 ऐसे सवाल हैं जो लेबर और टारगेट कॉस्टिंग में से किसी भी जगह क्लासिफाई हो सकते हैं। है टारगेट कॉस्टिंग का, लेकिन उसमें सबसे बड़ी वर्किंग जो है वो लेबर की है। लीनियर कर्व, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं। देन वो क्लासिफाइड हो गया, टारगेट कॉस्टिंग, ये वाली सारी बात हो गई। अब ये लेफ्ट पे कुछ डॉलर साइन है। हमने सोचा ज़रा आपका फेवरेट साइन जो है ना, वो जिसको देखते साथ ही आपकी आंखों में जो है ना फ़ौरन से एकदम से रौनक आ जा रही है, ये क्या है? डॉलर साइन उन तमाम सवालों के साथ हैं जो हमारे सेशन के दौरान हमने किए हैं। इसका मतलब है इन 65 सवालों में से आपके लिए सारे नए नहीं हैं, 32 सवाल हम लोगों ने रिवीजन में कवर किए हैं। तो तकरीबन आधे सवाल हमने रिवीजन में किए हैं और तकरीबन आधे ही आप लोगों के पास खुद से करने के लिए हैं। तो ये वो 65 क्वेश्चन हैं जिनकी आप साथ साथ अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से चल रही होंगी और आप उसको साथ साथ लेके चल सकेंगे। डन। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आ जाएगी। हमारी तरफ से अच्छी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनसे वो टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा और आपकी ग्रिप बन जाएगी। आइडियली इन्हीं में से कोई बहुत अच्छा सवाल आपको लगे तो वो की क्वेश्चन हो। ये मेरी सजेशन है, आप अगर अपने तौर पे ऐड या लेस करना चाहें तो वो टोटल आपकी चॉइस है। तो अब जो लास्ट मंथ है उसमें आपके लिए कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं है। आपने एक दफ़ा वो 1 घंटे की वीडियो तेज़ी से गुजारनी है। तेज़ी से क्या, वो पहले ही तेज़ी से चल रही होती है, उसको
खामोशी से आहिस्ता से गुजारना है। एक दफ़ा उस कॉन्सेप्ट की सारी चीज़ें वो हो गई, जहन में आ गई, अब आपने इन सवालों की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। जो अटके फिर देखना है कि सोल्यूशन में क्या है। अगर अच्छा उन सवालों से शुरू करना है जो सेशन में हुए थे, ताकि अगर आप अटकें तो आप देख सकें कि उसके ऊपर तबसरे क्या हुए थे या उसकी वीडियो पे क्या वो है, और फिर उन सवालों की तरफ आना है जो अनदेखे हैं, ताकि आप अनदेखे सवालों के साथ भी कुछ कॉन्फिडेंस बने और उसमें आपके पास सोल्यूशन भी मौजूद होगा। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको बताया कि इस पूरे मंथ आज के बाद से ये इस तरह से होगा कि हर दिन हम 1 घंटे के लिए कह देंगे भाई इस घंटे जिसके भी सवाल आने हैं वो यहाँ पेस्ट कर दे। आपने 3 सवाल किए में वो अटका कहीं, आपने तस्वीर खींची, आपने ग्रुप में डाल दिया कि ये सवाल है, मैं इस जगह अटका हूँ या मैं इस जगह अटकी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा इसको कैसे सॉल्व करना है, वहाँ आपने सवाल फेंक देना है। हम उसको दोबारा एडमिन ओनली कर देंगे और एक एक करके सवाल को फिर बाद में तसल्ली से आंसर कर देंगे। तो दिन में आपने एक दफ़ा जाके ग्रुप में सवाल फेंकना और एक दफ़ा जाके देख लेना है कि वहाँ हमने क्या तबसरा किया। तो जिस सवाल पे अटके हम आपके करीब हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ईमेल भी आपके पास मौजूद होगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद होगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकते हैं। आप ईमेल पे अगर आपको लग रहा है कि आपका सवाल पूछें और कोई बच्चे सोचें कि जी कितना बच्चों वाला सवाल है, आपको लगे कि खामखा मजाक ना उड़े, आप ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आप लोगों का शुक्रिया इस पेशेंस के लिए पूरे सेशन में। अभी वो अगले सेशन में राइटिंग वाला काम तो हम ब्रेक के बाद कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन आप लोगों ने बड़े हिम्मत से, हौसले से हमें सुना, बर्दाश्त किया। कम टाइम था, इतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, लेकिन कुछ रफ्तार हमने भी तेज़ रखी, कुछ स्लाइडों पे काम काफ़ी सारा करके आते थे, कुछ आप लोगों की समातें बसारतें भी जो है वो सपोर्ट कर रही थी कि आपके चेहरों से लग रहा था कि हाँ भाई आपको चीज़ समझ आ रही है। क्या बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी हमें कॉस्ट लॉजिकली समझ आया है? हर टॉपिक के पीछे जो कोर साइंस है वो समझ आ रही है। कोर साइंस समझ आ जाए तो सवाल जिस किस्म का भी थ्योरेटिकल आ जाए, जो मर्जी अजीब सी बात आ जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, वेरिएंस में उन्होंने एक थ्योरी का सवाल पूछा, बहुत आसान, बहुत मज़ेदार सवाल, जिसको समझो कि वेरिएंस क्या है। 1% लोगों ने पास किया, वो 99% लोगों ने पास नहीं किया। पास का मतलब है उसमें 8 नंबर का सवाल था, 4 नंबर लेने थे। 99% लोग 4 नंबर भी नहीं ले सके। इसका मतलब है 0 से 3.5 तक नंबर लिए हैं 99% लोगों ने 8 में से। सिर्फ 1% लोग 4 या 4 से ऊपर गए और हो सकता है वो भी 4.5 तक ही गए हों। जस्ट बिकॉज कि आप सवालों की प्रैक्टिस करते करते इतने महव हो जाते हैं कि आप पीछे छुपी हुई लॉजिक को भूल जाते हैं। तो ब्रेक इवन के सवालों की जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, पीछे की कोर लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गेम क्या है, आपके जहन में पिक्चर आती हो कि हाँ भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतने % ऊपर, इतनी ऊपर वाली चीज़ को है। सिर्फ न्यूमेरिकली नहीं चीज़ों को देखना, लॉजिकली भी देखना है। तो यहाँ पे वो जो हमने क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे करना था वो हम अभी कर लेते हैं। एक चांस है कि शायद दूसरे सेशंस में, दूसरे जो कैंपसेस हैं वहाँ शायद लोग ना मौजूद हों, तो फिर तो सिर्फ आप लोगों की बारी आ जाए। इसमें ICAP के लोगों से पूछना पड़ेगा कि क्या दूसरे सेंटर में कोई साहब ऐसे मौजूद हैं जो सवाल पूछना चाहें। असल में पहले उनका सवाल ले लेंगे, फिर आप लोगों के सवाल ले लेंगे, ये सेशन को क्लोज़ करेंगे और फिर अगले सेशन में जो है वो पेपर करना शुरू करेंगे। सवाल जल्दी ख़त्म हो गए तो पेपर को अभी स्टार्ट करके मैं जो वो उसके ऊपर पेपर के ऊपर लिखने लिखाने वाली चीज़ें वो भी बता दूंगा और फिर हम ठकाठक सवाल बाय सवाल करते चले जाएंगे। तो इतनी देर जितनी देर वो दूसरे जो सेंटर्स हैं जी, अगर दूसरे सेंटर के कोई साहब मुझे सुन रहे हैं तो आपके पास एक माइक होगा, आप उसे बटन दबा के ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई साहब वहाँ मौजूद भी हैं तो। नॉर्मली दूसरे सेंटर वाले कहते हैं कि जब हमने वहाँ जाके भी टीचर को सामने नहीं देखना है, स्क्रीन पर ही देखना है, तो बेहतर यही है कि फिर हम अपने घर बैठ कर टीचर को स्क्रीन पे देख लें। देखते हैं क्या हमारे गुमनाम जो दोस्त हैं क्या वो हमारे साथ हैं, पार्टिसिपेंट साथ हैं, लेकिन क्या वो हमारे साथ हैं। शहर इतने दिखा देते हैं। आप कहेंगे सर कॉस का पेपर है, भाईजान बीलो का पेपर भी हो ना तो इधर कोई नहीं बैठा होता। वो दूसरे सेंटर वाले वो कहते हैं वो भाई ऑनलाइन देखेंगे, कोई एक आध बच्चा जज्बाती हो कि शायद आया हुआ हो। जी, इतनी देर आपकी तरफ से किसी टॉपिक से रिलेटेड या अभी तक हमारी अप्रोच से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, ताकि फिर हम जब पेपर शुरू करें तो पेपर के बाद फिर हम सवाल जवाब नहीं लेंगे। मैंने कहा जब तक ये हमें यहाँ से निकाल नहीं देते तब तक हम सवाल करते रहेंगे। सर जी देखिए, किसी सेंटर में कोई बच्चा बैठा हुआ भी है क्या? अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है और वो कोई सवाल पूछना चाहे ताकि मैं उनके सवाल ले लूँ, फिर ये सामने वाले हाजरीन के सवाल हो जाए। उम्मीद तो पूरी है कि वो अपने घर बैठ के लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे होंगे। लग रहा है आज मुझे पहली दफ़ा खुशी होगी कि दूसरे सेंटर पे लोग नहीं बैठे हुए। पता लगे बच्चे पानी पीने गए हुए हों।
इंतज़ामिया जो है वो बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। पेशावर में एक बैठा हुआ है जी। पेशावर सेंटर से अगर आपका कोई सवाल हो, कोई भी कॉस्ट से रिलेटेड सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप बाद में फेसबुक के ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। पेशावर सेंटर से आपके सामने शायद एक माइक होगा, लग रहे वहाँ एक माइक हो, और आप जाके उसका बटन दबाएंगे तो उसमें से ग्रीन लाइट निकलना शुरू हो जाएगी। तो आपने उसमें सवाल पूछना है। अगर कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो खान साहब कोई सवाल, चला गया, शर्मा के भाग गया। उसने कहा लो जी सर सवाल पूछना शुरू हो गए, वो जो है ना बैग उठा के चला गया हो। उसने कहा मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। ठीक है जी। तो पेशावर में एक भाई बैठे हुए थे, लेकिन हमारे सवाल पे जो है ना वो शर्मा के चले गए। तो बस फिर दूसरे सेंटर से यही है, बेहतरीन हो गया। सामने वाले हजरात या हजरातियाँ, मतलब ख़वातीन हजरात जी, कोई एरिया से रिलेटेड कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, मैं आपके सवाल को रिपीट कर दूंगा ताकि माइक से आवाज़ जो है ना वहाँ तक भी चली जाए। कोई स्पेसिफिक सवाल, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है तो मैं वो मिनट्स वाली कैलकुलेशन अभी शुरू कर दूंगा, और फिर सेशन के बाद फिर हम सवाल करेंगे। मैं भी आप ही के दरमियान बैठा हुआ हूँगा और सवाल कर रहे होंगे जी। सवाल ही कोई नहीं, चलें आपके पास बाद में भी सवाल पूछने का मौका है। आप अगर कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे किसी भी चीज़ पे, तो व्हाट्सएप में भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल सामने लिखा नज़र आ रहा है, atifabdi@gmail.com। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा टीम का नंबर है, टीम के सीनियर मेंबर के पास होता है। मैं व्हाट्सएप पे बहुत बुरा आदमी हूँ, और अगर कोई मुझे कहे जी मैं आपको व्हाट्सएप किया और आपने जवाब नहीं दिया और वो गम और गुस्से का इजहार करे, तो मैं उसको व्हाट्सएप निकाल के दिखाता हूँ। उसको एक ऐसा नज़ारा नज़र आता है कि उसके बाद उसका ज़िंदगी से एतबार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस पर 4900 समथिंग अनरीड चैट्स होती हैं। तो उसे समझ आ जाता है कि ये खामखाना मोबाइल एवं शौक में इसने रखा हुआ है, इसे इस्तेमाल करना आता कोई नहीं है। तो ईमेल्स के ऊपर मैं ज़रा फास्ट होता हूँ। पिछले दिनों ज़रा ओवर हेक्टिक हो गया था तो ईमेल्स नहीं देख सका था। इन दिनों अदरवाइज़ मैं डेली बेसिस पे अपनी ईमेल्स देख के उनको रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो आप ईमेल पे भी सवाल पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछ सकते हैं, टीम मेंबर भी आंसर कर सकता है। हो सकता है आप कहीं डायरेक्टली सर की तरफ जाए, तो मैं सारे लोगों का व्हाट्सएप नहीं देख पाता, तो मैंने 1-2 नंबर्स पिन किए होते हैं मैनेजमेंट वगैरह के। तो ये नंबर मैंने पिन किया हुआ है। इस नंबर पर अगर आपने किसी को मैसेज भेजा और वो मैसेज मुझ तक फॉरवर्ड हुआ, तो वो मैसेज मोस्ट प्रॉब्ली मेरी रीडिंग में आ जाए और मैं उसको जवाब दे दूं। लेकिन जितना टाइम व्हाट्सएप पे सवाल लिखने का लगता है ना, यकीन माने जीमेल पे भी उतना ही टाइम लगता है। व्हाट्सएप पे भी ऐसे क्लिक करना होता है, जीमेल पे भी ऐसे क्लिक करना होता है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज लिख के भेजना होता है, जीमेल पे मैसेज लिख के सिर्फ एक इजाफी काम करना होता है, ईमेल लिखना होता है। तो व्हाट्सएप में भी तो बंदे का नंबर ढूंढना होता है ना। तकरीबन शायद 6 सेकंड एक्स्ट्रा लगते होंगे जीमेल पे, लेकिन जीमेल पे सवाल का एक कैप्शन होता है, सवाल के टाइटल से पता लग जाता है कि क्या है, फिर पढ़ के उसको अच्छे तरीके से आंसर कर देते हैं। और आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं जीमेल पे, आप वॉइस रिकॉर्ड करके उसको फाइल के तौर पर अटैच कर सकते हैं। मैं जीमेल के अंदर वॉइस में भी आपको जवाब दे सकता हूँ। तो कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन, आप जीमेल पे भी पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल अगर सामने से है नहीं है, तो फिर तो बहुत बरकत ऐड हो जाएगी टाइम में। कोई सवाल नहीं है पक्का जी? कोई भी सवाल, कोई किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है, किसी टॉपिक में, हमने इतने दिन से इतने सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन की है, किसी टॉपिक पे कोई ऐसा नुक्ता नहीं समझ आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट होता, मैं सबसे पहले पता है क्या कहता, सर प्रोसेस कॉस्टिंग में ना लॉस की परसेंटेज नहीं समझ आती, वो अप्लाई किस पे करूँ। किसी सवाल पे इनपुट पे अप्लाई हो रही होती है, किसी इनपुट माइनस क्लोजिंग पे अप्लाई हो रही होती है, कहीं सिर्फ प्रोडक्शन पे अप्लाई हो रही होती है। सर ये मैथ मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब मैं स्टूडेंट होता तो शायद मैं इस तरह से पूछता। जी जी कहाँ पे प्रोसेस में इक्विवेलेंट? ठीक है जी बिल्कुल। अब अगेन बात ये है कि इसलिए कि वो एग्जैक्टली एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, यानी कि ब्रेक इवन में जिस तरह से बैजेस का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से अगर चीज़ें बैजेस में बन रही हैं और हमने उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं, तो हम उसकी उसी प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। जिस तरह से हम ब्रेक इवन में करते हैं कि हम उनकी परसेंटेज में ले आते हैं कि 20% यूनिट्स इस चीज़ के हैं और 30% यूनिट इस चीज़ के हैं। तो दिस कैन हैपन कि वो कहेंगे जो हमारी प्रोडक्शन है वो इस वक्त 30% कंप्लीट हुई हुई है, और हमारी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो हमें पता है कि 50% ए के यूनिट होते हैं, 50% बी के यूनिट होते हैं। तो जितने भी उनके यूनिट्स हैं ए और बी के, आप उसको मतलब यानी टोटल यूनिट्स को 50% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के आ जाएंगे, और उसको फिर परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे, साथ में दूसरे के इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे। अब अगेन असल में दिस रेफर्स टू वन ऑफ अननोन क्वेश्चन, जिसमें आई क्या अचानक से एकदम से एक छोटी सी चीज़ पूछता है।
आई कैप के हर सवाल में वो कोई ना कोई एक वैरायटी करने की कोशिश करता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो वैरायटी इज पार्ट ऑफ सिलेबस या इज पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट इज पार्ट ऑफ मैथ्स, कि वो किसी भी जगह पे आके अचानक से, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी कुछ हालात में सेलिंग प्राइस ये होती है, मतलब किसी सवाल में सेलिंग प्राइस देके गए 90% चांस है सेलिंग प्राइस ये हो और 10% चांस है सेलिंग प्राइस वो हो, तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं फिर उसकी। अब ये एक फिनोमेना है। अब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रेक इवन का टॉपिक, लेकिन आई कैप कई दफ़ा मैथ इस तरह से देता है कि आप एक टॉपिक की मैथ दूसरे टॉपिक के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगेन वही वाली बात, जैसे उन्होंने कहा कि इक्विवेलेंट यूनिट्स अगर प्रोसेस में, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में अगर ज़्यादा चीज़ें और उनकी मिक्सिंग हुई हुई है तो हम उसको परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल रहे होते हैं। क्योंकि एक आसान काम ये है कि आप यूँ मत करें, आप इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल दें टोटल, आप जॉइंट प्रोडक्ट को, उन दो को एक प्रोडक्ट काउंट कर लें फिलहाल, उसकी सारी वर्किंग कर लें। जब आप जवाब पे पहुंचे तो जो जवाब आपका निकला आप उसको उस रेशो में डिवाइड कर दें, रादर देन कि पहले हम उसको रेशो में डिवाइड करके 2 कॉलम बना के सारी कैलकुलेशन करें और एंड पे वो उठा के उन दोनों भाइयों को दें। हम एक दफ़ा, याद है हमने कहते थे कि ये नॉर्मल लॉस है तो जो बच गया वो फिनिश गुड होगा। अब फिनिश गुड में एक चीज़ नहीं होती थी, 2 चीज़ें होती थी। आप उन दोनों को कंबाइन काउंट करें, सारी कैलकुलेशन उस पर करें और एंड पे जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकली है उसको उस टाइम पे एलोकेट करते हुए उस परसेंटेज में एलोकेट कर दें, तो फिर आपको जवाब को कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, किसी भी एरिया से रिलेटेड कोई भी ऐसा पॉइंट जो चुभ रहा हो, परेशान कर रहा हो? ऑल क्लियर? सब बड़े पक्के होके बैठे हुए हैं सारे, बड़ा मूड में है कि बस जल्दी जल्दी से पेपर शुरू हो। तो मैं जल्दी से पहले वो वाली एक वर्किंग कर लूँ। मेरा ख्याल था कि सवाल ज़्यादा हुए तो शायद हमें ब्रेक उसके बाद करनी पड़े। अब मार्जिन है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक दफ़ा पेपर दिखा के आपको बताता हूँ कि जो प्लानिंग हमने कही थी वो क्या है, और फिर उसके बाद उठा के उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ब्रेक करेंगे, इकट्ठी ही 15 से 20 मिनट की ब्रेक होगी। आप एक ही इकट्ठी दफ़ा जितना चाय शाय पी के आनी है, जो जो करना है करके वापस आ जाएं और फिर हम यहाँ पे जंग लड़ते रहेंगे। तो मैं यहाँ बैठा सवाल कर रहा हूँ, मेरे सामने जैसे वो नहीं होता, आप पेपर कर रहे होते हैं, बच्चे उठ के जा रहे होते हैं, जिनको हो गया होता है, तो आप लोग उठ के जा रहे होंगे, तो वो बड़ा एक मज़े की एक्टिविटी रहेगी आपके दरमियान सवाल करने की। तो मैं जल्दी से जो रिसेंट पेपर है उसको एक दफ़ा उस तरह से देख लें। मैंने क्या किया है, रात में सारे सवाल अलग अलग स्लाइडों पे डाल दिए हैं ताकि हमारा इधर टाइम वेस्ट ना हो। पेपर में तो आपके हाथ में कागज़ होता है, इधर लिख रहे होते हैं, तो इधर मुझे सवाल भी सामने डिस्प्ले करना था, तो मैं सारी वर्किंग करके आया हूँ ताकि यहाँ टाइम सेव हो और यहाँ पे फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। लें जी, ये आपका फुल फ्लेज पेपर है। पेपर आपके सामने आया, सबसे पहले तो आपने देखा कि पेपर में क्या है। हाँ जी, पहले सफ़े पे 2 सवाल हैं, दरमियाने साइज़ के हैं, मतलब आधे से ज़्यादा सफ़े के नहीं हैं। ठीक है, मैं इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर कर दूंगा। इस वक्त मैं ज़रा इसको ओवरऑल देखने की कोशिश करूँ। फिर आप आगे गए, आपको नज़र आया एक सफ़े पे 4 सवाल। आपने कहा हो क्या रहा है, इतना सा सवाल, इतना सा सवाल, थ्योरी, ओहो अच्छा ठीक है। थोड़ा आगे गए, आपने को ये देखो ना, ये चीज़ें आई। अगले सफ़े पे आए, एक बड़ा सा सवाल नज़र आया। आपको ओवरऑल समझ आ गया कि पेपर में 9 सवाल है, 9 सवालों से हमने खेलना है। अब उन 9 सवालों को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि मेरे पसंदीदा टॉपिक्स क्या हैं। इस तरह का सवाल जब आप देखते हैं ना, आपको नज़र आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, खर्चे दिए हुए, आपने को होए एलोकेशन वाला लग रहा है, डिटेल से भी रिक्वायरमेंट नहीं देखी, आपने कहा ठीक है ये जी हमारा ये सवाल आपको समझ आ गया कि ये ओवरहेड से सवाल आया है। थोड़ा सा पीछे जाके आपने देखा डिपार्टमेंट ए है, बी है, मटेरियल है, कन्वर्जन है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग है, 5-4 कुछ इस तरह से करके आपने कहा अच्छा ठीक है ये प्रोसेस का सवाल है। कितना, 20 नंबर का। होए एकदम से खुशी आई, प्रोसेस का सवाल 20 नंबर का। इसमें से तो मैक्सिमम नंबर में जा जाते हैं, सवाल ना भी समझ आए मैं फिर भी नंबर ले लेता हूँ। प्रोसेस पीछे जाके कहा क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सवाल सीधा सीधा लग रहा है, 3-4 चीज़ें दी हुई हैं, सारा कुछ है। नंबर 15 है, क्लोजिंग की वैल्यू के 15 नंबर, ये सीधा सवाल तो नहीं होगा। अगर इतना सा डाटा देके 15 नंबर का सवाल, अगर ये सवाल होता ना 6 नंबर का, तो मुझे समझ आता कि हाँ डाटा होगा, मैं उसको सजाऊंगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करूंगा, उनकी वैल्यूज़ निकल आएंगी। नंबर मुझे बता रहे हैं कि ये रंग नंबर है, तो
है इन्वेंट्री का, ये मुझे समझ आ गया कि इन्वेंट्री है, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं और उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग, तो इसका मतलब है ये वैल्यूएशन का सवाल है, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी डिटेल से रिक्वायरमेंट देखते हैं, मेरे पास 15 मिनट है, बहुत होते हैं 15 मिनट। छठा सवाल छोटा सा नज़र आया, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन 5। ओए होए होए, गड़बड़ हो गई। अगर 5 मुझे नहीं आता तो 6 भी गया। ये तो म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव हो गए, दोनों इकट्ठे देखने पड़ेंगे। इसका मतलब ये एक बड़ा सवाल है जिसका एक पार्ट ए 10 नंबर का और पार्ट बी 7 नंबर का है। सवाल देखा, कारसाज इंडस्ट्री है, एबीसी 3 वो हैं, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, वेजेस पता नहीं क्या, डिटरमाइन प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट जो कर सकते हैं एज्यूमिंग नो अदर मैन्युफैक्चर इज़ अवेलेबल। देखा प्रोडक्ट वाइज कहीं ना कहीं ब्रेक इवन में भी होता था, लिमिटिंग फैक्टर भी होता था, पता नहीं लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं। पहली लाइन में शॉर्टेज ऑफ लेबर देखते ही आप एक्साइटेड हो गए, लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आ गया। ये तो सबसे फास्ट गए थे हमारी रिवीजन क्लास में, 2-2 मिनट में सवाल सामने आता था, वो फ़ौरन से फड़क जाता था क्योंकि वही 6 स्टेप बनाए। तो मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा, ये हो नहीं सकता। दोबारा देखा, अच्छा ज़्यादा डाटा भी नहीं है, एक आध लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, बाकी तो डाटा टेबल के अंदर है, ऊपर यूनिट दिया हुआ है। 10 नंबर इतना अच्छा नहीं हो सकता ही क्या, लेकिन शायद पता नहीं, मतलब क्या करें, कैसे करें। ICAP पे तो हम कभी भी भरोसा नहीं करते, हालांकि वो ये इस वक्त हम कौन सी क्लास में खड़े हैं, रिवीजन क्लास में। कौन करा रहा है? ICAP करा रहा है। किन के लिए करा रहा है? आपके लिए करा रहा है, लेकिन हम उसे बुरा मानते हैं। ठीक है, वो बेचारा गरीब जो है वो प्रैक्टिस करवा रहा है। खैर चलें, तो अब वही वाली बात है, एक चीज़ होती है कि टॉपिक का सवाल कैसा है और एक ही होता है कि आपको टॉपिक कैसा आता है। आपको अगर प्रोसेस बहुत अच्छा आता है ना तो उसका बहुत ही घटिया सवाल भी आपको 70% नंबर दे देगा। आपको टॉपिक दरमियाना आता है तो उसका बहुत अच्छा सवाल भी शायद 60% मुश्किल से दे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन से टॉपिक की बहुत अच्छी बेस पता है। ये अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छा आता है तो आपने कहा यार ये इससे मैं खेल लूँगा, ठीक है। ये तो वो आ गया ना, डिसीजन मेकिंग का सवाल आ गया, ज़बरदस्त हो गया। और नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 की अंडरस्टैंडिंग यूज़ करें और थोड़ा सा ये वाली एडजस्टमेंट करें और अब बताएं कि कितनी क्वांटिटी हर प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होनी चाहिए। आपने लो, इसका मतलब उसी डाटा को थोड़ा सा वो करना, ये भी डिसीजन मेकिंग का सवाल आ गया। तो डिसीजन मेकिंग लिमिटिंग फैक्टर का 17 नंबर का सवाल। अब मुझे चॉइस करनी है, प्रोसेस का 20 नंबर का सवाल, डिसीजन मेकिंग का 17 नंबर का सवाल, ओवरहेड का 16 नंबर का सवाल। ओवरहेड में मेहनत बहुत लगती है लेकिन नंबर मिल जाएंगे मैक्सिमम। प्रोसेस में मेहनत दरमियानी है और नंबर मैक्सिमम मिल जाएंगे। डिसीजन मेकिंग टेक्निकल है, मेहनत बहुत कम होगी। डिसीजन मेकिंग के सवाल ना बड़ी जल्दी हो जाते हैं और नंबर सुथरे दे जाते हैं। ICAP को लगता है बच्चों को सोचने में टाइम लगेगा, और हमारा तो सारी रिवीजन क्लास थी ही सोचने के ऊपर, तो हमारी तो गेम पहले से बनी हुई है। तो अगेन मज़े का लग रहा है। थ्योरी डिस्कस द नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस इफ सेफ्टी स्टॉक इज नॉट मेंटेन। सेफ्टी स्टॉक, हाँ ठीक है, डूएबल लग रहा है। सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो सोचने वाली बात है, ठीक है, ये सही है। थ्योरी का सवाल आ गया। फिर आपने सवाल देखा, ओहो वेरिएंसेस बहुत सारे दिए हुए हैं और बड़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आपने कहा यहाँ नीचे लिखा होगा कि मटेरियल निकाल दो, लेबर निकाल दो, फलाना। उन्होंने कहा ब्रीफली डिस्कस द पॉसिबल रीज़न बिकॉज ऑफ विच CFO जो है वो ऐसा नहीं कर रहा। क्या मतलब? बस इंग्लिश लिखनी है, 8 नंबर ना करें। इतना सारा डाटा देने के बाद थ्योरी का सवाल, ओह रिलीफ, 9 में से 2 थ्योरी के सवाल है। और थ्योरी के सवाल ज़्यादा देर नहीं खाते, या तो आपको आता ही नहीं है सिरे से, या आता है तो आप जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ लिख के और जल्दी से भागते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो 9 में से 7 सवाल करने हैं हमने, 2 थ्योरी वाले हैं। थ्योरी बीच में जब मौका मिलेगा हम इसको फड़का फड़कू देंगे। मज़ीद इधर आए, एक कंपनी है EOQ फलाना, डिले ऑफ 4 डे, डिले ऑफ 10 डे। ओए ये एंड पे थी, गंदी गंदी बातें थी, मैं तो छोड़ दिया था। ये क्या किया है? ये तो कचरा हो गया। ठीक है, ये जो है ना ये एंड पे ही करूँगा, अभी लिख दूँ एंड पे करूँगा। भाई ये उस वक्त देखेंगे, शायद कोई सर का क्रैश वाली बात याद रह गई हो दिमाग में। ये तो एंड पे होता था, ये तो मैंने छोड़ दिया था। एंड पे करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अच्छा जी, रॉ मटेरियल फलाना, कैलकुलेट द मिनिमम बिड प्राइस जो कोट करनी चाहिए, दरमियान में लर्निंग का, वो इस तरह की बातें नजर। अरे टारगेट कॉस्टिंग 10 नंबर, वो इसकी तो बड़ी प्रैक्टिस हुई है मेरी। ये तो दरमियाना सा सवाल होता है और नंबर अच्छे खासे देता है। स्टेप्स लिखते जाओ, हर स्टेप के अपने नंबर मिल जाते हैं। तो अब मोटी मोटी गेम समझ आ गई है, प्रेफरेंस समझ आ गई है। मेरे पेपर में अब 9 सवाल हैं। पेपर को बगैर देखे अब हमने सोचना है। टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है, वैल्यूएशन का सवाल है,
हमारे पास थ्योरी का वेरिएंस का सवाल है, सेफ्टी स्टॉक का थ्योरी का सवाल है, हमारे पास डिसीजन मेकिंग के 2 सवाल हैं और दोनों मिला के 17 एक नंबर के बन रहे हैं। हमारे पास हम इससे आगे आएँ तो प्रोसेस का सवाल है, हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का कोई अजीब सा नंबर ज़्यादा है तो इसलिए डर लग रहा है, पता नहीं अजीब सा सवाल है। और फिर एंड पे हमारे पास ओवरहेड्स के सवाल है। अब मैंने सोचा ज़रा साइड पे करके कि मुझे कौन कौन से पसंद है। मुझे प्रोसेस पसंद है, मुझे ओवरहेड ज़्यादा पसंद नहीं है, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर नंबर दे रहा हो तो मुझे पसंद आ जाता है। टाइम खा जाता है, मुझे पता है मैं करने बैठूंगा ना 1 घंटा खा सकता है वो सवाल, उसमें इतनी ही दफ़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन नंबर अच्छे दे देगा। तो मैं इसको शुरू में करूँगा तो मेरा पेपर डिस्टर्ब होगा, मैं इसको दरमियान में कहीं करूँ जहाँ मुझे नंबर्स की तलाश हो, मैं उसको कवर कर लूँ। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, पेपर में आई हुई है, देन थ्योरियाँ आई हुई हैं, और क्या क्या आया हुआ था, टारगेट कॉस्टिंग आई हुई है। टारगेट कॉस्टिंग हो गई, थ्योरियाँ हो गई, ये इन्वेंट्री की मैनेजमेंट का कोई बहुत ही अजीब सा लीड टाइम और इस तरह की फालतू फालतू बातें जो है ना, उस तरह का कोई सवाल आया हुआ है। और क्या सवाल आया हुआ है, प्रोसेस हो गया, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो गई, को रह गया कितने, 1 2 3 4 5 6 7, थ्योरी में 2 हैं तो 1 में सो रहा है। कौन सा में सो रहा है, क्या पेपर का नक्शा बना है वो? हाँ, डिसीजन मेकिंग के 2 हैं, तो इसका मतलब है अब ये दिस इज मैप, प्रोसेस, ओवरहेड, डिसीजन, वैल्यूएशन, थ्योरी, टारगेट कॉस्टिंग। मुझे टारगेट कॉस्टिंग बहुत पसंद है। मुझे प्रोसेस पसंद है क्योंकि उसमें बस फॉर्मेट में चीज़ें डालनी होती हैं, काम चल जाएगा। मुझे ओवरहेड पसंद है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मुझे ये पता है कि डिसीजन मेकिंग कम टाइम में अच्छे नंबर दे देता है। ये 3 मेरे फर्स्ट सवाल होने चाहिए। फिर सेकंड सवाल की तरफ अगर मैं जाऊं तो फिर मैं सेकंड जोन में ओवरहेड को ले आऊं और थ्योरी को ले आऊं। ये जो वैल्यूएशन और मैनेजमेंट है ना, इसको देख लूं कि अच्छा ये ज़रा थोड़े से ऐसे एरियाज़ हैं जो थोड़े से अनजान से एरियाज़ हैं, इनको मैं थर्ड जोन में बना लूं। थोड़ा सा मैं आपसे फीडबैक लूँगा, इस पेपर में क्या करें पहले। एक भाई ने कहा डिसीजन मेकिंग, क्योंकि भाई का मानना ये है कि 17 नंबर जल्दी से पकड़ लें और इजी हो जाए, और ये एजम्पशन लेते हुए, अच्छा एक बात है, प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोसेस का सवाल 20 नंबर का, उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5%, 2%, इससे ज़्यादा हम एरर नहीं करेंगे उसमें, फॉर्मेट ही है सीधा सीधा सा। डिसीजन मेकिंग 17 नंबर का है, लेकिन उसमें एरर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कुछ तो है, इतने से सवाल के 17 नंबर, कुछ तो दया, वो क्या है, वो गड़बड़ है। तो इसलिए ना आते साथ ही ऐसे मशकूक सवाल पे हाथ डाल लेना, ये अच्छा सवाल है, ये सीम्स गुड सवाल है, बट ये वो नहीं है जो वेरी वेल नोन, वेरी गुड मार्क्स गिविंग और बिल्कुल परफेक्शन वाले उस पर आ जाए। तो डिसीजन मेकिंग मुझे इसलिए, हाँ टारगेट कॉस्टिंग अच्छा है, 10 नंबर से स्टार्ट करूँगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, शुरू में 40-45 मिनट लग जाएंगे और फिर मैं सोचूंगा ये क्या किया मैंने। पसंद का सवाल टाइम भी तो खा जाता है ना। अगर पेपर में एक बहुत ज़्यादा नंबर का पसंद का सवाल आ जाए तो वो बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि पसंद का सवाल करने से एक तो तसल्ली होगी कि मुझे आता है, दूसरा इतने नंबर माइनस हो जाएंगे। पहला सवाल ही अगर 20 नंबर का फड़का के साइड पे कर दिया तो बंदा कितना इजी फील कर रहा होगा कि 20 नंबर साइड पे हो गए। तो अगेन मैं इस पेपर में, भले मेरी टारगेट से अन्यवा मोहब्बत है, इस सब में मेरा दिल बड़ा ज़्यादा कर रहा है कि मैं टारगेट कॉस्टिंग की तरफ जाऊं, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग में फिर भी जाहिर है कुछ ना कुछ 1-2 एडजस्टमेंट्स का मसला होगा। मुझे लगता है कि प्रोसेस ऐसा है कि इसके लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। मैं इस वक्त शुरू में अच्छी तरह से ताकत दूँ और इस 20 में से मेरे 19 से नीचे आए तो फिर मुझे जुल्म होना चाहिए। ये जुल्म है, ये बड़ा गलत है। तो मुझे लगा मैं प्रोसेस पहले कर लूँ, मुझे लगा फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा मैं प्रोसेस पहले कर लूँ। अब डिसीजन मेकिंग और टारगेट कॉस्टिंग में मामला है। अब टारगेट कॉस्टिंग छोटा सवाल है, उसको करके थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सकती है। डिसीजन मेकिंग में भी डाउट है, एक अननोन डाउट तो है ना, 17 नंबर का इतना सा सवाल, कुछ तो होगा। सेकंड नंबर पे मैं टारगेट कॉस्टिंग पे आ गया, थर्ड पे मैंने कह दिया जी डिसीजन मेकिंग। ये पहला जोन कवर हो गया। अब ओवरहेड और थ्योरी, ओवरहेड में घुसूंगा ना एक दफ़ा तो वो 1 घंटे तक तो मुझे निकलने ही नहीं देगा। फिर मेरे सवाल इतने रह गए होंगे कि मैं पैनिक हो जाऊंगा। तो एक काम करूं, नंबर गेम बढ़ाने के लिए 2 थ्योरियां डाल दूं बीच में,
ये वो एवरेज सवाल हैं जो मैं डूएबल है, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। अच्छा, जितना मुझे सवाल देख के समझ आना ना पेपर के एंड तक, उससे ज़्यादा समझ नहीं आना। अगर मुझे लॉजिक पता है तो मुझे उसी वक्त समझ आ जाएगा, नहीं पता तो मुझे एंड तक समझ नहीं आना। न्यूमेरिकल में तो ये होता है ना, एंड तक कोई एडजस्टमेंट याद आ गई, वो जाके पीछे कर ली। तो अब मेरी चौथी चॉइस है ये थ्योरी वाले सवाल। पांचवी चॉइस, अब मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मैनेजमेंट और ओवरहेड में मैं रिस्क ना लूँ, मैं नॉन टॉपिक की तरफ जाऊँ जो टाइम ज़्यादा लेता है। नॉन टॉपिक है ओवरहेड। फिर 2 बच गए, उन 2 में से जो ज़्यादा घटिया लगा था वो सबसे एंड पे करते हैं, और जो कम घटिया लगा था वो दरमियान में सजा दिया। ये लीड टाइम, डिले और इस तरह की गंदी गंदी बातें तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रही ना, ये तो मेरा एंड पे चला गया है। तो अब वो जो वैल्यूएशन वाला है वो मैं सेकंड लास्ट पे करूँगा। देखते हैं इन 2 की क्या होता है इन 2 के साथ। इन 2 की बारी आएगी सबसे एंड पे। तो क्या हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें? वो 4 कैटेगरीज क्या थी? अच्छे नंबर्स का मुझे बहुत अच्छा आता सवाल है, प्रोसेस, टारगेट कॉस्टिंग 10 नंबर का। डिसीजन मेकिंग को मैं कहूँ यस सीम्स गुड, अच्छा लग रहा है, मुझे टॉपिक आता है, मुझे अच्छा लग रहा है, अंदर घुसूंगा तो हो सकता है कोई वैरायटी निकल आए, 17 नंबर का है। और कोई सीम्स गुड की डेफिनेशन पे आ जाता है हमारा। इसके बाद क्या बचता है? थ्योरी और डिसीजन मेकिंग। थ्योरी से अगर लगाओ है तो सीम्स गुड, नहीं लगाओ तो उसको एवरेज पे लगा लें। ज़्यादातर लोगों को थ्योरी से लगाओ नहीं होता। ओवरहेड सीम्स गुड, 16 नंबर का सवाल। थ्योरी तीसरी कैटेगरी में आ गई। कितने नंबर की थ्योरी थी? 8 नंबर 1 और 5, 13 नंबर की थ्योरी। और उसके बाद 2 गंदे वाले टॉपिक्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कितने कितने नंबर का सवाल था? 15 नंबर का था, और ये 9 नंबर का। करें अपना वो फार्मूला लगाएं, 2.5 50 मिनट 25 मिनट, इनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 34 मिनट। मुझे लग रहा है हम 250 मिनट तक पहुंच जाएंगे। 32 मिनट। थ्योरी ये उस एवरेज वाले उसमें आती थी 1.5, कितना हो गया ये? 19.5। 1 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 15 और 9। अब बताएं हमने 200 से हम कितना ऊपर गए? 184.5, 184। इन दोनों सवालों पे ये अपर कैप है, इससे ऊपर तो जाना नहीं है, लेकिन इससे नीचे 5 मिनट का मार्जिन है। हमारे पास 10 मिनट का मार्जिन है इस पेपर में। और ये तो मेरी प्लानिंग है ना, करते करते मैंने एंड पे छोड़ दिए 24 मिनट इन 2 सवालों के लिए। हो सकता है जब एंड पे पहुंचूं ना 15-16 मिनट रहते हो। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ से वो 180 मिनट की कैलकुलेशन डूएबल लग रही है। पहला सवाल क्या है जी मेरा? प्रोसेस का। प्रोसेस पे जाऊं, प्रोसेस को कह दूं जी आप फर्स्ट आए हैं। प्रोसेस भाई आप फर्स्ट आए हैं। 9:15 पे रीडिंग टाइम खत्म होने वाला है, और मैंने 20 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से 50। 9:15 में 50 ऐड करें, 45 मिनट ये ऐड हुए, 5 मिनट अगले आर के ऐड हो गए। तो लोअर कैप क्या है? 10 पे होना चाहिए, लेकिन +5। दूसरा सवाल मैं कौन सा कर रहा हूं? टारगेट कॉस्टिंग का। ये दूसरा सवाल है। 10 ने मल्टीप्लाई हुआ 2.5 से 25 मिनट। अगर मेरा 10 या 10:05 स्टार्टिंग टाइम है, 10:05 अगर स्टार्टिंग टाइम है तो 10:30 मैक्स, और मैं -5 मिनट लिख लूँ कि मुझे इससे पीछे ख़त्म करना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोनों का मिला के, दोनों का लीड टाइम भी गुजर जाए तो मैं 10:30 बजे दोनों सवालों से फारिग हो चुका हूँ। सवा घंटे में 30 नंबर के दोनों सवालों से। अब आप कहेंगे सर 1 घंटे में तो 33 नंबर होने चाहिए। तो भाई आखिरी 33 आपको आते कौन से हैं? जो 30 जिसमें से आपने 25 लेने हैं। तो मैं कहूँगा सवा घंटे में आपका आधे से जितना पास होने के लिए चाहिए आपने वो उससे ज़्यादा हासिल कर लिया है। अब आपके पास 1.25 घंटे से ज़्यादा है। खैर
तीसरा सवाल क्या था जी मेरा? डिसीजन मेकिंग किससे मल्टीप्लाई होना है उसने? सेकंड जोन में आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होना है। 34 मिनट 10:30 से आगे 11:05 रख दूं कि अगर न ख़त्म हो रहा हो तो 5 मिनट और लगा लूँ। लेकिन वो 5 मिनट जब ख़त्म हुए ना, तो चाहे मैं कंट्रीब्यूशन के सी के दरमियान में पहुंचा हूँ, मुझे छोड़ देना है। नहीं छोड़ूंगा ना तो 20 मिनट लगेंगे, मिलेगा एक इजाफी नंबर अगर सवाल से इश्क हो गया तो। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। चौथा सवाल कौन सा जी हमारा? अच्छा, ये तीसरा, तो ये दोनों को मिला के मैं कह रहा हूँ, ये 3 है और ये दोनों का कंबाइंड टाइम ही है। चौथे नंबर पे थ्योरियाँ थी। ये बड़ी थ्योरी है, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये वाले भाई साहब को देख लेते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1.5 से। तो 7:30 होता है, मैं 7 मिनट लगा लूँ तो 11:05 से लेके 11:15 कर दूं। उसमें मैंने पीछे की आगे की लीड टाइम वगैरह प्लस माइनस एडजस्ट कर दिए। 11:15 से आगे 11:25 तक या 2-3 मिनट और लगा लूं, मुझे इससे निकल आना चाहिए। ये सब करने के बाद क्या बचता है हमारे पास? बस वही सवाल बचते हैं। हमने जो प्लानिंग है कहाँ बनाई थी? इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वैल्यूएशन का सवाल किधर गया? मेरा टाइम कब ख़त्म हुआ है? 11:25, 11:30 भी लगा लें बेशक। 15 नंबर का सवाल है। 11:30 पे मैं शुरू करूं, पीछे एक मैंने मार्जिन भी रख लिया 15:01 से, तो ये 11:45 तक मेरा हो जाना चाहिए। और अगर वो वाले सवाल की बात करें, ये 11:45 पे अगर शुरू हो जाए तो ये 11:55 पे हो जाना चाहिए। हमने बीच बीच में थोड़े थोड़े से 5-1 मिनट के मार्जिन निकालने की कोशिश की और किसी जगह शायद एरर भी कर दिया। तो खैर 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम का स्टेप 1। टोटल सवाल कितने हैं? थ्योरी है या नहीं है तो फ़ौरन से कहना है चलो अब न्यूमेरिक सवाल कम हो गए। स्टेप 2, पहचानने कौन से टॉपिक्स हैं, मोटा मोटा पहचानना है। स्टेप 3, प्लान करना है कि पहचान वाला कौन सा है और मुश्किल कौन सा है। पहचान वाला सवाल है और मुश्किल है, पहचान वाला नहीं है और आसान है, अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। तो अब आपने देखना ये, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आएगा कि आपको जो टॉपिक पसंद है वो करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, या जो टॉपिक आसान लग रहा है वो करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो पसंद होता है ना बंदा, उसका कुछ ना कुछ लड़ लेता है पेपर में। जो पसंद नहीं होता वो आसान भी होना पेपर में ट्रिकी बन सकता है। तो ये आपने कुछ चॉइसेस की, इस चॉइसेस की बेस पे नाउ वी आर गुड टू गो, और अब हम बड़े आराम से जो है इसको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं इंशाल्लाह। 3:28 हो रहे हैं और हमारी नॉर्मली 15 मिनट की ब्रेक होती है, तो 17 मिनट की करनी है या 20 मिनट की करनी है? चाय शाय पी के आके, क्योंकि फिर आगे ब्रेक नहीं है, सेकंड सेशन में कोई ब्रेक नहीं है। हम शुरू होंगे तो हम लिखते चले जाएंगे। हाँ जी, 20 मिनट। अब हमने घबरा के कहा 20 मिनट की, पता नहीं सर के क्या क्या मूड चल रहा है सर का। 3:50 पे इकट्ठे होते हैं इंशाल्लाह, और 5:50 तक जो है 2 घंटे में हम जितने सवाल कर सकते हैं हम उनको करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर कुछ रह गए तो वो हम उस पर, अब वही बात है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो पेपर के एटिकेट्स पूरे करूं, लेकिन थ्योरी में आके हम थोड़ी सी जल्दी में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त से भी लड़ाई है। जो रह गया बजाय इसके कि हम ज़बरदस्ती झटका करके उस सवाल को ख़त्म करें, उसकी बाद में आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला इकट्ठे होते हैं हम अपने सवाल नंबर 7 से 8 से।